स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर स्वाति राजा और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि बीकॉम सेम 2 में है, ऑनर्स पेपर है और आपके बीकॉम सेम 3 में भी है प्रोग्राम कोर्स में। सो हम शुरू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर्स से। शुरू करने के लिए पहले हम ये समझेंगे कि कंपनी क्या होती है। ठीक है, सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law which has a perpetual succession and common seal। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक कंपनी वो है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ बनाता है, कानून बनाता है। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब ये है कि वो नहीं मरता है, वो काफी लंबे समय तक चलता रहता है और उसका कॉमन सील है। कॉमन सील मतलब जैसे कि क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी सिग्नेचर नहीं होती है तो उसका कोई भी डॉक्यूमेंट ऑथराइज होता है उसके स्टैम्प से। सो दैट इज अ कॉमन सील। अगर वो किसी डॉक्यूमेंट पे नहीं लगा हुआ होगा तो दैट मीन्स कि वो कंपनी का डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑथराइज डॉक्यूमेंट नहीं है। अब हम उसकी फीचर्स की तरफ बढ़ेंगे। फीचर्स क्या है एक कंपनी के? पहला है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। दैट मीन्स एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए काफी सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और फिर एक कंपनी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में लॉ के सामने रहती है। वो मतलब जैसे कि जितने राइट्स एक आम इंसान को है वैसे ही लॉ के नज़र में आर्टिफिशियल पर्सन यानी कंपनी को भी मिलती है। जैसे कि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, वो चाहे तो अपने नाम पे प्रॉपर्टीज बेच सकती है, वो उनके नाम से कोई भी केस कर सकते हैं या उनके नाम से कोई और भी केस कर सकता है। सो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। वो अपने ओनर से अलग इंसान माना जाता है। ठीक है, वो कंपनी अलग है और उसके जो शेयर होल्डर्स है या ओनर्स है वो अलग है इन दी आइज ऑफ लॉ। ठीक है, थर्ड है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि कंपनी जो है वो फॉर्म होती है किसी भी लॉ के तहत, चाहे वो कंपनीज एक्ट के तहत फॉर्म हुई हो 1956, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, या कंपनीज एक्ट 2013 या किसी और कंट्री की मतलब कोई भी एक्ट के दरमियान, या फिर किसी आपका पर्टिकुलर एक्ट पास किया गया हो लेजिस्लेचर से या पार्लियामेंट से, वो आपका वो इनकॉर्पोरेटेड होती मतलब फॉर्म होती है बाय लॉ। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपने कंपनी की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है अपने ओनर से। अगर ओनर किसी तरीके से ना भी रह सके, ना जीवित रह सके, उसके बाद भी ये कंपनी चलती रहती है क्योंकि वो कंपनी अपने ओनर से अलग है। ठीक है, सो दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। दोनों अलग इंसान हैं इन द आई ऑफ लॉ। नेक्स्ट आपका है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, अब हम ये बताते हैं कि जो कैपिटल होता है किसी भी कंपनी का, उन्हें हम छोटे हिस्सों में बांटते हैं, दैट इज शेयर्स। उनको शेयर्स बोलते हैं, अंश बोले जाते हैं। ठीक है, सो जो भी मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनका शेयर ऑफ पेमेंट जो कि ड्यू रहेगा वो उतना ही होगा जितना कि उनका पेड अप वैल्यू पेंडिंग होगा। मतलब कि कभी अगर कंपनी को इन केस वाइंड अप करना पड़े तो वाइंड अप करते दरमियान जो भी कंट्रीब्यूशन एक मेंबर को देना पड़ेगा वो मैक्सिमम लिमिट उतना ही होगा जितना उन्होंने अपने शेयर के लिए पे नहीं किया है। सपोज कि अगर शेयर 10 रुपए का है और मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर्स है और कंपनी ने अभी तक 5 रुपए मंगवाए हैं। 5 रुपए जो पेड अप बाकी रह गए हैं, वो जो बाकी है 5 रुपीज पर शेयर, वो उनको पे अप करना पड़ेगा इन दी केस ऑफ वाइंड अप। ठीक है, दैट मीन्स कि 5 into 100 500 रुपीज उनको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कंपनी अपने जो लायबिलिटीज है उसको नहीं सेटल ऑफ कर सकती है तो भी जो मतलब उसके क्रेडिटर्स है वो मेंबर से पैसे नहीं
मांग सकते हैं। दे आर ओनली लायबल टू पे जो अमाउंट पे नहीं किया गया है ऑन दी शेयर्स। अगर उन्होंने फुल्ली पेड अप शेयर्स है उनके, तो उनको कुछ भी अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं करना है। इवन इफ कंपनी के जो मतलब फंड्स है वो सफिशिएंट नहीं होते हैं टू पे ऑफ देयर लायबिलिटीज। ठीक है। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ओनर्स है वो अगर एक्सपायर कर भी जाते हैं तो उनकी कंपनी चलती रहती है। उनका सक्सेशन मतलब वो दूसरे लोग आगे उसको बढ़ाते रहते हैं। ठीक है। वो कंपनी खत्म नहीं हो जाएगी उसके ओनर के खत्म होने से। वो तभी खत्म हो सकती है जब लॉ उसको खत्म करता है, बिकॉज ये लॉ बनाता है लोग को, मतलब कंपनी को। कंपनी लॉ के तहत फॉर्म होती है तो उसको डिस्ट्रॉय भी कंपनी को लॉ ही कर सकती है। ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है कि एक स्टैंप होता है जो कि कंपनी का कॉमन सील है, वो किसी भी मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाया जाता है तभी वो पेपर ऑथेंटिकेटेड माना जाता है। अगर कंपनी का उसमें सील नहीं लगा हुआ है तो दैट मीन्स वो कंपनी का ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है। सो कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको पहचान करने के लिए उसमें उसका स्टैम्प होना जरूरी है, अदरवाइज वो आप उसको ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यहाँ क्या है कि जो भी ओनर है वो अगर उन्हें लगता है कि उन्हें इस कंपनी में बेनिफिट नहीं हो रहा है तो वो अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी अपना जो ओनरशिप है उसका कुछ हिस्सा या चाहे पूरा हिस्सा ट्रांसफर कर सकते हैं लोगों को, सब्जेक्ट टू कि वो पब्लिक कंपनी हो। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। क्योंकि ये जो कंपनीज होती है वो बड़ी कंपनीज होती है तो इनमें जो ओनर होते हैं वो अलग होते हैं एंड मैनेजमेंट जो होता है वो अलग होता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। जो ओनर्स होते हैं वो बहुत सारे डाइवर्सिफाइड भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, बट वो क्योंकि एक कंपनी बहुत बड़ी सी होती है तो उनका ओनर्स बैच अलग होगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होंगे। जो ओनर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि कंपनी का देखरेख या काम डिसीजंस वगैरह लेंगे। ठीक है। ये हो गया फीचर्स ऑफ अ कंपनी। हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी में। जो टाइप्स ऑफ कंपनी है उसको मैंने 6 बेसिस पे डिवाइड किया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन या फिर इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, फिफ्थ आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। तो हम शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी से। अगर हम कंपनी को लायबिलिटी के हिसाब से बांटेंगे तो उसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब है कि वह कंपनी जो कि जिनका जो शेयर होल्डर्स है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जब कंपनी को वाइंड अप करने का समय आएगा तब कंपनी की जितनी प्रॉपर्टीज है वो अगर कम पड़ेगी तो जो ओनर्स है या जो शेयर होल्डर्स है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उन्हें अटैच करके पे ऑफ करनी होगी लायबिलिटीज को। They are liable to pay off all the debts by giving up their own personal money also. ठीक है। तो अनलिमिटेड कंपनीज जो है वो आपको पार्टनरशिप फॉर्म में भी देखने को मिलेगी। उसके बाद है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स किसी भी आजकल ये कंपनीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कंपनीज जो होती है वो अपना कैपिटल को शेयर्स के बेसिस पे डिवाइड कर लेती है। जो उनकी शेयर्स होती है उतनी ही एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स द कंपनी। ठीक है। इफ दे हैव पेड अप पूरा वैल्यू ऑफ द शेयर्स तो फिर उन्हें उसके आगे पे ऑफ नहीं करना है। नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है यह वैसी कंपनी होती है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जो मेंबर्स होते हैं वो ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, उसकी जब मतलब फॉर्मेशन शुरू होती है
तब वो बताते हैं कि कितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे एक्स्ट्रा इफ द फंड्स आर नॉट इनफ। तो वो गारंटी देते हैं कि इतना हम पे ऑफ करेंगे इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। ये इस तरह की जो कंपनीज होती है वो ज़्यादातर प्रमोट करने के लिए बनती है, आर्ट लिटरेचर और साइंस वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम अगर कंपनीज को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। सो पब्लिक कंपनी क्या है? वो एक ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए मिनिमम 7 लोग की ज़रूरत होती है और उसके बाद उसका मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है। और पब्लिक कंपनी का पहले ऐसा था कि मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख था, लेकिन वो हटा दिया गया है अभी, ठीक है। और इसमें जो है शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसको फॉर्म करने के लिए 2 लोग कम से कम चाहिए मिनिमम, एंड मैक्सिमम लिमिट होता है 200। इसमें आपका जो शेयर्स है वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। उसमें मतलब जो बाकी के मेंबर्स हैं, ओनर्स हैं, उनसे आपको ट्रांसफर करने के लिए पहले परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। सो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उन्हें अपने शेयर्स अपनी कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखना मैंडेटरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं 1% कंपनी। 1% कंपनी एक नया टाइप का कंपनी है जो कि फॉर्म किया था 2014 में। इसका कॉन्सेप्ट 2014 में डेवलप किया गया था। 1% कंपनी ऐसी कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है। इसको चालू करने के लिए सिर्फ मतलब 1% चाहिए, ठीक है। इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर हो सकते हैं और इस कंपनी को अपने नाम के पीछे 1 पब्लिक कंपनी लिखना मैंडेटरी है। और इनको एनुअल जनरल मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड कराने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सो ये होती है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली टाइप्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करते हैं कंपनीज को। सो ओनरशिप के हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम 2 हिस्सों में से डिवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके उनका शेयर्स उस कंपनी में 51% या उससे ज़्यादा है तो वह गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, ठीक है। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी वो है जिसमें कि शेयर्स का होल्डिंग गवर्नमेंट का नहीं है या लेस देन 51% है, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेशनलिटी, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। सो इंडियन कंपनी कौन सी कंपनीज है? इंडियन कंपनी वो कंपनी है जो कि इंडियन एक्ट के तहत फॉर्म की गई हो। इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत हुई हो या उस 2013 के तहत हुई हो या उससे पहले की कोई भी एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई हो, लेकिन वो इंडिया में हो। चाहे वो बिजनेस भले कहीं भी किसी भी कंट्री में भी कर रही हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट उनकी जो फॉर्मेशन है वो इंडिया में हुई हो तो वो इंडियन कंपनी कहलाएगी। उसके इन्वेस्टर्स फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब फॉरेन कंपनीज वो कंपनी होती है जो कि किसी और देश में उसके किसी और देश के एक्ट के तहत फॉर्म हुई है। वह उसका बिजनेस हमारे कंट्री में भी हो सकता है, वो किसी भी कंट्री में बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी उनके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बट उनकी फॉर्मेशन किसी और कंट्री में हुई हो, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल अगर हम कंपनीज को डिवाइड करते हैं तो वो 2 हिस्सों में बांटी जाएगी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। सो होल्डिंग कंपनी वह कंपनी होती है जो कि दूसरे कंपनी की 51% से 51 या उससे ज़्यादा परसेंट की शेयर्स होल्ड करती हो या मतलब ओन करती हो। उनके पास वोटिंग राइट्स हो, उनके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करने का पावर हो, वह होती है होल्डिंग कंपनीज। वो 2 या उससे
से ज़्यादा भी कंपनीज को होल्ड कर सकती है। सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है? सब्सिडरी कंपनी वह कंपनी होती है जिसके शेयर्स, जिसके अंशों को होल्डिंग कंपनी परचेज करती है, उनका 51% से ज़्यादा शेयर्स किसी कंपनी के पास है और उसकी वोटिंग राइट्स उनके पास है और बोर्ड ऑफ मेंबर्स चूज करने की भी राइट उनके पास होती है, तब वह सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लास्ट की तरफ पढ़ेंगे, वो है फॉर्मेशन। सो अगर हम टाइप्स ऑफ कंपनी को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो वो दो है, रजिस्टर्ड कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी कंपनी है? रजिस्टर्ड कंपनी वह कंपनी है जो कि किसी भी एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर की गई हो या फॉर्म की गई हो, जैसे कि चाहे वो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर की गई हो या कंपनीज एक्ट 2013 के दरमियान उसे रजिस्टर किया गया हो। स्टैट्यूटरी कंपनीज वह कंपनी है जो कि पास की जाती है किसी भी एक्ट, स्पेशल एक्ट के थ्रू, लेजिस्लेशन की तरफ से या फिर पार्लियामेंट की तरफ से। ठीक है, वह कंपनी को जो एक्ट पास करता है वह बताता है कि उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके पावर्स क्या है। इसका एग्जाम्पल है आरबीआई ले लीजिए या फिर LIC ऑफ इंडिया ले लीजिए। सो दिस इज बेसिकली फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, यहाँ पे मैं सेशन को एंड करूँगी। थैंक यू।